क्या होता है जब तुम्हें अपना एक दूसरा रूप मिलता है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी तरह दिखता है, चलता है और शायद सोचता भी है, लेकिन वो तुम नहीं हो, या हो सकता है वो तुम ही हो। ये कहानी है एडम और एंथनी की। एक ही चेहरा, दो जिंदगियां और एक दिमाग जो कब किसकी तरफ हो जाए पता ही नहीं चलता। फिल्म की शुरुआत होती है एक आवाज से। एडम की माँ का वॉइसमेल बजता है जिसमें वो अपने बेटे के अपार्टमेंट की हालतों को लेकर चिंतित है। उसकी आवाज में एक माँ की ममता है, लेकिन उसके शब्दों में एक छुपी हुई बेचैनी भी। और तुरंत उस वॉइसमेल के बाद हम देखते हैं हेलन बेल, नंगी और गर्भवती। वो स्क्रीन पर बिल्कुल स्टार्क, सच्चाई जैसे उभर के सामने आती है। और तभी लिखा आता है, केओस इज ऑर्डर येट अनडिसाइफर्ड, यानी अव्यवस्था ही अनावृत व्यवस्था है। जैसे कोई चीज बस समझने की देर है। अगला दृश्य एंथनी का है। एक शाइनी की लेकर वो एक सीधा सीधा शेडी सा सेक्स क्लब में एंटर करता है। वहां कुछ मर्द चुपचाप बैठे हैं, किसी ऑफ कैमरा औरत को देख रहे हैं जो खुद को प्लेजर दे रही है। पूरा माहौल सन्नाटा भरा है। फिर एक औरत आती है, एक बड़े स्पाइडर को प्लेटर में ले आती है और अपने हाई हील्स उसकी तरफ बढ़ाती है, वो जैसे उसे कुचलने ही वाली हो। और बस तभी अंधेरा छा जाता है। दिमाग में एक डरावनी तस्वीर छोड़ जाता है। अब हम देखते हैं एडम को, एक प्रोफेसर जो कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाता है। उसके फर्स्ट वर्ड्स ही हैं कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। और वो शुरू करता है एक लेक्चर जो डिक्टेटरशिप और सेंसरशिप पर है। वो बताता है कैसे डिक्टेटर्स किसी भी इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को सेंसर करते हैं, और कहता है ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार हिस्ट्री में रिपीट होता है। फिर वो कोट करता है, सभी सबसे बड़े दुनिया की घटनाएं दो बार होती हैं। पहली बार ये एक त्रासदी है, दूसरी बार ये एक फारस है। इतना लेयर्ड इनसाइट, जैसे वो सिर्फ स्टूडेंट से नहीं खुद से भी बात कर रहा हो। इसके बाद टोरंटो के ऊपर के तारों के शॉट्स दिखते हैं जैसे एक वर्चुअल स्पाइडर वेब हो। और जब एडम एक टनल से अपने घर वापस जा रहा होता है तो वो देखता है एक आदमी हाथ में फैशिस्ट रोमन सिंबल पकड़े हुए। सब कुछ, वो तार, वो आदमी, वो लेक्चर, एक ही चीज की तरफ हिंट कर रहे हैं, कंट्रोल, सप्रेशन, कंफ्यूजन। एडम का जीवन रेपिटेटिव है। सेम लेक्चर, सेम रात मेरी के साथ, एक ही जैसी सेक्स लाइफ। और उसका अपार्टमेंट, एक बेड और एक कंप्यूटर, और कुछ भी नहीं, जैसे वो सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहा। एक दिन एक कॉलीग बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के एक मूवी रेकमेंड करता है, न ग्रीटिंग न रेलेवेंस, बस कैजुअली बोल देता है। एडम इंट्रीग्ड होता है। वो मूवी लोकल स्टोर से रेंट करता है। जब वो मूवी देख रहा होता है, बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा होता है, द चीटर। लिरिक्स क्लियरली बताते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो कमिटमेंट से डरता है। और उसी वक्त कुछ अजीब होता है। फिल्म देखने के बाद वह अपनी अनिच्छुक प्रेमिका के साथ सेक्स करने का प्रयास करता है। बिना सफलता के खुद को उस पर थोपता है और फिर सो जाता है। अपने मन की गहराई में उसे अभी देखी गई फिल्म याद आती है और वो मूवी में एक एक्टर को देखता है जो बिल्कुल उस जैसा दिखता है, एकदम सेम। एडम तुरंत जाग जाता है, डीवीडी रिवाइंड करता है, पॉज करता है। हाँ, वो बंदा बिल्कुल उस जैसा ही है। वो शॉक में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्टिवेट हो चुका है, ऑब्सेशन। वह जल्द ही इस एक्टर से मिलने के लिए जुनूनी हो जाता है। वो अपनी एक पुरानी फटी हुई फोटो निकालता है, शायद किसी ब्रेकअप के बाद की, कंपेयर करता है उस एक्टर से। एडम तब एक्टर के बारे में सर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है उस एक्टर का नाम एंथनी। एडम उसके काम की और फिल्म्स ढूंढता है। जब वो उन्हें रेंट करने जाता है तो बैकग्राउंड में एक पोस्टर दिखाई देता है, अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन। फिर वो चला जाता है एंथनी के टैलेंट एजेंसी। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उसे पहचान जाता है, बोलता है, आप बहुत समय से यहां नहीं आए हैं। एडम रिस्पॉन्ड्स, हाँ, मुझे नहीं याद कितना टाइम हो गया। गार्ड बोलता है, 6 महीने हुए होंगे। उसके बाद उसे एक पैकेज मिलता है एंथनी के नाम का, और उसमें लिखा होता है एंथनी का एड्रेस और फोन नंबर। एडम कॉल करता है, फोन उठाती है हेलन, एंथनी की वाइफ। जैसे ही वो एडम की आवाज सुनती है, उसे लगता है उसका हस्बैंड ही है। दोनों की आवाज एक सी है।
एडम कुछ ऑकवर्ड कॉल्स करता है। फाइनली एंथनी से बात होती है। वो कन्विंस करता है हमें मिलना चाहिए। तब हम देखते हैं एंथनी का एक्चुअल लाइफ। वह स्वस्थ है, अच्छे कपड़े पहनता है, ब्लूबेरी पसंद करता है, लेकिन उसके रिश्तों में दरार है। हेलेन उससे पूछती है क्या तुम्हारा दोबारा कोई अफेयर चल रहा है? यह दर्शाता है कि एंथनी ने अतीत में उसे धोखा दिया है। स्वाभाविक रूप से वह उस पर भड़क जाता है, चिल्लाता है कि वह एक आदमी था। एंथनी बाहर से एक सक्सेसफुल और सेटल्ड इंसान लगता है, अच्छा घर, स्टाइलिश लाइफस्टाइल और प्रेग्नेंट वाइफ, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक और जंग लड़ रहा है। कमिटमेंट से डर, जिम्मेदारियों से भागने की बेचैनी। शायद इसी डर की वजह से वो उस अजीब से सेक्स क्लब में गया था, क्योंकि वो अब भी आजादी चाहता है, जबकि उसकी जिंदगी अब बंध चुकी है एक नए परिवार से। फिर एडम और एंथनी एक होटल के कमरे में मिलने के लिए सहमत होते हैं, अचानक यह महसूस करते हुए कि उन्हें एक दूसरे को देखने की आवश्यकता है। एंथनी की वाइफ एडम के स्कूल में दिखाई देती है और उसे देखकर उसका चेहरा अत्यधिक दर्द और उदासी से भरा होता है। निश्चित रूप से अपने पति के समान एक आदमी को देखना अजीब होगा। एडम उससे पूछता है आप कितने महीने की हैं? वह बताती है कि वह 6 महीने की गर्भवती है। ये तब है जब हेलेन एंथनी को फोन करने के लिए अपना फोन उठाती है और एडम फ्रेम से बाहर निकलने से ठीक पहले वह अपना फोन उठाता है। बाद में जब हेलेन घर पर सोफे पर बैठी होती है तो एंथनी दौड़कर आता है। वह शिकायत करता है कि उनकी पसंदीदा ब्लूबेरी खत्म हो गई है। वह कुछ नहीं कह पाती, बस अपनी स्थिति में रहती है, डरी हुई और उदास। इससे पहले कि वह यह बताए कि उसने स्कूल में जो आदमी देखा था वह बिल्कुल एंथनी जैसा दिखता था, वह यह कहती है क्या हो रहा है। जब वह बताता है कि वह इस बात से अनजान है कि वह किस बारे में बात कर रही है, तो वह जवाब देती है मुझे लगता है कि तुम जानते हैं। आखिरकार एडम और एंथनी होटल में मिलते हैं। दोनों शुरू में खुद की तुलना करते हैं, यह देखते हुए कि उनकी छाती पर एक ही निशान है। एडम डर के मारे भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले वह एंथनी को वह पैकेज दे देता है। अब एंथनी एडम का पीछा करता है, उसकी गर्लफ्रेंड मैरी पर भी नजर डालता है, ट्रेन में उसका पीछा करता है। एक मोमेंट में उसे डिजायर होती है जिसमें वह उसे सिर से पैर तक घूरता है, लेकिन वो पीछे हट जाता है, टेम्पटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और फिर वो अपने अपार्टमेंट में एक कुर्सी पर बैठा होता है, डीप थॉट में। क्या ये सब सपना था या उसके अंदर का दूसरा रूप जाग गया था? अगले सीन में एडम अपनी माँ के घर जाता है। वो सब कुछ बताता है। माँ सिर्फ कहती है तुम्हें अजीबो गरीब आदमियों से मिलने की जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी एक लड़की से कमिटेड रहने में स्ट्रगल कर रहे हो। वो उससे ब्लूबेरीज ऑफर करती है। एडम मना कर देता है, मुझे पसंद नहीं। माँ कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें पसंद है। वो कहती है तुम्हारे पास अच्छा अपार्टमेंट है, जॉब है, एक्टिंग के ख्वाब छोड़ो। और फिर हम देखते हैं एक भयानक शॉट, एक जायंट स्पाइडर टोरंटो के ऊपर से क्रॉल करता हुआ। वही एंथनी खुद से एक सवाल पूछने का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है, जो वह एडम से पूछने वाला है। वह बार बार आईने में पूछता है कि क्या उसने अपनी पत्नी के साथ सेक्स किया है। फिर वो एडम से मिलता है, सेम सवाल करता है, क्या तुमने मेरी पत्नी के साथ सेक्स किया? एडम चुप रहता है। एक तीखी बहस होती है और एक सौदा होता है। एंथनी एडम की गर्लफ्रेंड मेरी को एक रोमांटिक छुट्टी पर ले जाएगा, उसके साथ सोएगा और इसे बराबर कर देगा, और फिर कभी एडम की लाइफ में नहीं आएगा। एडम इस मेंटल युद्ध के दौरान एंथनी की वाइफ के पास जाने का फैसला करता है। एडम एंथनी के घर जाता है, दरबान से अपार्टमेंट के दरवाजे में जाने के लिए कहता है। दरबान वही आदमी है जो शुरुआत में क्लब में था। वह एडम से कहता है कि वह इस क्लब में वापस जाना चाहता है और बताता है कि जगह का ताला बदल गया है, ये कहते हुए कि नई चाबियां भेजी गई हैं। चूंकि एडम को नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, वह बस बातचीत को आगे बढ़ाता है। जब दरबान एडम को अंदर जाने देता है तो वह अपार्टमेंट में पहली बार चीजों की खोज करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वह एंथनी जैसा दिखने की कोशिश करता है।
एडम तब एक तस्वीर देखता है और यह उसके अपार्टमेंट से वही तस्वीर है, सिवाय इसके कि यह फटी नहीं है। ये उसे अपनी पत्नी के साथ दिखाती है। जब हेलन घर आती है तो वह घबराहट में एंथनी बनने की कोशिश करता रहता है। इस दौरान एंथनी को एडम की गर्लफ्रेंड मेरी के साथ उनके होटल के कमरे में प्रवेश करते हुए देखते हैं। हम वापस एडम को हेलन के साथ बिस्तर पर जाते हुए देखते हैं, अपने कपड़े उतारने को लेकर घबराया हुआ। वह उसे इच्छा से देखती है और उसका हाथ अपने गर्भवती पेट पर रखती है, मानो उसे अपनी जिम्मेदारी की याद दिला रही हो। वह पूछती है कि क्या उसका स्कूल में दिन अच्छा था। इस बीच एंटनी और एडम की गर्लफ्रेंड मैरी सेक्स कर रहे होते हैं जब मेरी नोटिस करती है एंटनी की उंगली पर वेडिंग रिंग का निशान है। वह तुरंत अपसेट हो जाती है और तुरंत बेड से उठ जाती है। अजीब तरह से एडम उसी पल जागता है। एंटनी की पत्नी उसके बगल में सो रही होती है। जल्दी से हम एंटनी और एडम की गर्लफ्रेंड के पास वापस आते हैं, जो अचानक उससे कुछ भी नहीं चाहती है। वे टोरंटो वापस अपने रास्ते पर गाड़ी चला रहे होते हैं और एक भयानक बहस शुरू हो जाती है। एंथनी और मेरी की बहस बदतर हो जाती है, जिसमें मेरी एंथनी को अपमानित करती है। यह दावा करती है कि वह एक असली मर्द नहीं है। एंथनी गुस्से में कार क्रैश कर देता है। कैमरा क्रैक्ड विंडशील्ड पर जूम करता है, जैसे एक स्पाइडर वेब हो। अगली सुबह रेडियो पर क्रैश की न्यूज आती है। एंथनी मर गया। एडम रेडियो बंद करता है, एजेंसी से मिला पैकेज खोलता है, जिसे फिल्म भर में दिखाया गया है। इसमें क्लब की एक की है, सेक्स क्लब की। उसकी आंखों में फिर वही तमन्ना। हेलन शावर में होती है। वो पूछता है क्या उसे आज रात कुछ करना है, क्योंकि उसे बाहर जाना है। जब हेलन कुछ नहीं बोलती, एडम उस रूम में जाता है और तभी एक विशाल स्पाइडर कोने में सिकुड़ जाता है, एडम से डरते हुए। तो क्या एडम और एंथनी सच में दो अलग लोग थे, या सिर्फ एक शैटर्ड माइंड के दो टुकड़े? फिल्म खत्म हो गई, लेकिन सवाल शुरू हुए हैं अभी। अगर आपका दिमाग भी इस कहानी के वेब में उलझ गया है तो कमेंट करके बताओ, तुम्हारे हिसाब से सच क्या था? और ऐसे ही माइंड बेंडिंग मूवी रिकैप्स के लिए मूवी बूज को सब्सक्राइब करो। कहानियां यहीं नहीं रुकती, यहां से शुरू होती हैं।